हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस जोन। इस एपिसोड में हमने पिछले दिनों घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को समाहित किया है। परीक्षा का मौसम बस शुरू ही होने वाला है और बड़े से लेकर छोटे स्तर तक की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। ऐसे में आपके लिए इन प्रश्नों का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। करेंट अफेयर्स पर कमांड करके आप अपनी स्कोरिंग को सुधार सकते हैं। तो आइए अब इस आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, डॉक्टर फिरदौस कादरी, जिन्हें हाल में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, का संबंध किस देश से है? डॉक्टर फिरदौस कादरी, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इज बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? आपके ऑप्शंस हैं ए में पाकिस्तान, बी में बांग्लादेश, सी में फिलीपींस और डी में जापान। तो जैसा कि आप जानते होंगे, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर फिलीपींस की सरकार यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, अर्थात यह नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण है जैसा कि माना जाता है। तो इस बार जिन 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है उसमें ये बांग्लादेश के एक वैक्सीन वैज्ञानिक हैं फिरदौस कादरी, जिन्होंने बच्चों के लिए कॉलरा अर्थात हैजा और टाइफाइड का टीका विकसित करने में सफलता प्राप्त की है और वो भी सस्ते दर पर। तो इसीलिए इन्हें इस बार के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बांग्लादेश। आइए अब आज के इस एपिसोड के दूसरे प्रश्न पर नज़र डालते हैं। हाल में हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाले सारस को किस केंद्र शासित प्रदेश ने क्रमशः अपना राजकीय पशु और पक्षी घोषित किया है? Which union territories has recently declared the snow leopard and black-necked crane as its state animal and bird respectively? आपके ऑप्शंस हैं ए में जम्मू कश्मीर, बी में अंडमान एवं निकोबार, सी में लक्षद्वीप और डी में लद्दाख। तो जैसा कि आप जानते हैं, 2 वर्ष पूर्व तक लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था, परंतु कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के बाद लद्दाख का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व यूनियन टेरिटरीज़ के रूप में स्थापित हुआ है। और उसके बाद हाल ही में लद्दाख ने हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाले सारस को अर्थात स्नो लियोपार्ड एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन को अपना राजकीय पशु और पक्षी घोषित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लद्दाख। आइए अब आज के इस एपिसोड के तीसरे प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, भारतीय मूल की किस अफ्रीकी महिला को फोर्ब्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? Which African woman of Indian origin has been selected for the Forbes Women's Africa यंग अचीवर्स अवार्ड? आपके ऑप्शंस हैं ए में अर्पणा घोष, बी में प्रीति बोहा, सी में राबिया घूर और डी में सुमैया वैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राबिया घूर। जैसा कि आप जानते होंगे कि राबिया घूर एक भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं और वो दक्षिण अफ्रीका में एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी से जुड़ी हुई हैं और वहाँ पर ब्यूटी स्टोर भी चलाती हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए इनके कार्यों से प्रभावित होकर फोर्ब्स वुमन अफ्रीका ने इन्हें यंग अचीवर्स पुरस्कार के लिए चयनित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राबिया घूर। साथ ही ऑप्शन डी में जो नाम यहाँ पर दिया गया है सुमैया वैली, इन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यंग अचीवर्स पुरस्कार से। तो सुमैया वैली का संबंध आर्किटेक्ट से है, अर्थात वो भवन निर्माण से संबंधित हैं और उन्हें भी इस वर्ष फोर्ब्स वुमन अफ्रीका ने यंग अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो भारतीय मूल की 2 महिलाएं राबिया घूर और सुमैया वैली दोनों को इस बार फोर्ब्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। आज के एपिसोड का चौथा प्रश्न है, हाल में किस राज्य की विधानसभा ने वहां विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया है? Recently, the Legislative Assembly of which state has passed a resolution to constitute the Legislative Council there? आपके ऑप्शंस हैं
ए में पश्चिम बंगाल, बी में ओडिशा, सी में तमिलनाडु और डी में कर्नाटक। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रत्येक राज्य में कानून बनाने वाली संस्था अर्थात विधायिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है और यह विधानमंडल कई राज्यों में द्विसदनात्मक है, जबकि कई राज्यों में सिर्फ एक ही सदन इस विधानमंडल में अस्तित्व में है। तो भारत में ऐसे सिर्फ अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है और उन राज्यों के नाम हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने भी वहां पर विधान परिषद के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय संसद के पास भेजा है। यदि भारत की संसद पश्चिम बंगाल की विधानसभा द्वारा पारित रिजोल्यूशन को अपना अनुमोदन देती है तो पश्चिम बंगाल 7वां ऐसा राज्य होगा जहां पर विधानमंडल द्विसदनात्मक होगा, अर्थात वहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों अस्तित्व में होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। आज के एपिसोड का 5वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल में जिन 3 भारतीय गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है उनमें से निम्न में कौन नहीं है? Which of the following is not among the 3 Indian villages that have been recently nominated for the Best Tourism Village Award by the UNWTO अर्थात यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? आपके ऑप्शंस हैं ए में पोचमपल्ली तेलंगाना, बी में कोंगथोंग मेघालय, सी में लधपुरा खास मध्य प्रदेश और डी में मनुस्मारा उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धनुषमारा ओडिशा। अर्थात विश्व पर्यटन संगठन ने ऑप्शन ए, बी और सी में जिन 3 गांवों के नाम दिए गए हैं उन तीनों गांवों का नामकरण विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हेतु किया है। आज के एपिसोड का 6ठा प्रश्न है, हाल में किस देश की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री वाज द 13th ब्रिक्स समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड? आपके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, ए में ब्राज़ील, बी में रूस, सी में भारत और डी में दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स संगठन के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर BRICS इन 5 जो लेटर हैं इनसे 5 देश का नाम इंडिकेट हो रहा है। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 2009 ईस्वी में स्थापित इस ब्रिक्स संगठन में शुरुआत में 4 सदस्य थे और इसका नाम ब्रिक था। उस समय साउथ अफ्रीका ब्रिक का सदस्य नहीं हुआ करता था, परंतु 2010 में जब साउथ अफ्रीका इस संगठन से जुड़ गया उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स कर दिया गया। तो इस ब्रिक्स जो संगठन है उसके बारे में कुछ तथ्य हैं, ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि ब्रिक्स जो है वो विश्व की आबादी का 42% प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात विश्व की आबादी जितनी है उसके 42% लोग ब्रिक्स देशों में ही निवास करते हैं। इसके अलावा पूरे विश्व की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके 23% हिस्से की भागीदारी ब्रिक्स देशों की है। इतना ही नहीं, विश्व व्यापार में 18% व्यापार ब्रिक्स देशों के हिस्से का होता है। अर्थात विश्व में जितने भी व्यापारी गतिविधियां होती हैं उनमें 18% हिस्सा ब्रिक्स देशों का है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये ब्रिक्स सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण, ब्रिक्स जो संगठन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ब्रिक्स देशों का एक बैंक भी है जिसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में है। तो इस ब्रिक्स का जो 13वां सम्मेलन आयोजित हुआ है वह हाल ही में भारत में आयोजित हुआ है और इसकी अध्यक्षता भी भारत ने ही की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत, ऑप्शन सी। आज के एपिसोड का 7वां प्रश्न है, खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे किस देश में हाल में खाद्य आपात की घोषणा कर दी गई है? इन विच कंट्री हु फेसिंग फूड क्राइसिस फूड इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली? आपके ऑप्शंस हैं ए में पाकिस्तान, बी में भूटान, सी में मलेशिया और डी में श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीलंका।
हाल के दिनों में श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी थीं और वहाँ के बैंकों में विदेशी मुद्रा लगभग समाप्त हो चुकी थी और जमाखोरी अपने चरम सीमा पर था। ऐसी परिस्थिति में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबायो राजपक्षे ने आर्थिक आपात की घोषणा कर दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर श्रीलंका होगा। आज के एपिसोड का 8वां प्रश्न है, हाल में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? इन व्हाट नेम वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कंट्रीज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में गरुड़, बी में मैत्री, सी में मालाबार और डी में सिम्बैक्स। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि क्वाड है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। चूँकि इस संगठन में 4 देश सदस्य हैं, इसीलिए इसका नाम क्वाड्रिलेटरल रखा गया है और क्वाड्रिलेटरल से ही क्वाड वर्ड को लिया गया है। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि इस संगठन में 4 सदस्य हैं और वो 4 सदस्य हैं भारत के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इन चारों देशों से निर्मित इस क्वाड संगठन का मुख्य उद्देश्य है, दरअसल यह एक मंच है, संगठन की बजाय अगर इसे एक मंच कहेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। तो इस मंच का मुख्य उद्देश्य है चाइना की प्रभुत्व को चुनौती देना। चाइना आजकल जो हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को बढ़ाता जा रहा है, तो उसके प्रभुत्व को चुनौती देना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के तहत इन चारों देशों का प्रत्येक वर्ष एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, जो इस बार भी आयोजित किया गया है और इसका नाम है मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मालाबार। आज का 9वां प्रश्न है, हाल में ईडा नामक तूफान ने निम्न में से किस देश में भारी तबाही मचाई? रिसेंटली इन विच कंट्री द स्टॉर्म नेम्ड ईडा कॉज्ड बिग डिस्ट्रक्शंस? आपके ऑप्शंस हैं, ए में अमेरिका, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में फिलीपींस और डी में हैती। तो जैसा कि आपने समाचार पत्रों या न्यूज़ चैनल में सुना या पढ़ा होगा कि पिछले दिनों ईडा नाम का एक काफ़ी बड़ा तूफान, भयंकर तूफान आया था और अमेरिका में इसने काफ़ी तबाही मचाई थी। और ऐसे तूफान अक्सर विश्व के विभिन्न हिस्सों में आते रहते हैं और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत में भी कई तूफान आए हैं पिछले वर्षों में, जैसे हुदहुद या तितली वगैरह, इस तरह के तूफान आते रहते हैं। तो यह ईडा तूफान चूँकि काफ़ी भयंकर तबाही मचाई थी अमेरिका में, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। आज के एपिसोड का 10वां प्रश्न है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान? आपके ऑप्शंस हैं, ए में अब्दुल गनी बरादर, बी में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, सी में सिराजुद्दीन हक्कानी और डी में अब्दुल सलाम हनाफी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, परंतु अफ़गानिस्तान में जो सरकार बन रही है उसमें 2 तरह के दावेदार हैं, एक तालिबान से जो बिलोंग करते हैं वो, और दूसरे हक्कानी ग्रुप के सदस्य। लेकिन शुरू से माना जा रहा था कि अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में वहाँ की सरकार बनेगी और अब्दुल गनी बरादर ही वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, परंतु ऐन मौके पर अंत में तालिबान सरकार जो बनी है उसके प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है, जो हक्कानी ग्रुप से संबंधित हैं। आज के एपिसोड का 11वां प्रश्न है, कोविड-19 के विरुद्ध 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? Which has become the first country in the world to start immunization of children above 2 years of age against COVID-19? आपके ऑप्शंस हैं, ए में चीन, बी में क्यूबा, सी में अमेरिका और डी में न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्यूबा। क्यूबा में 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के इम्यूनाइजेशन की व्यवस्था की गई है और यह विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो बच्चों के टीकाकरण का शुरुआत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्यूबा।
आज के एपिसोड का 12वां प्रश्न है, भारत के पहले मिसाइल ट्रैकिंग शिप का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग शिप ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं ए में ध्रुव, बी में विक्रांत, सी में लक्ष्य और डी में धनुष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ध्रुव, INS ध्रुव। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसे लॉन्च किया विशाखापट्टनम में। INS ध्रुव का जो निर्माण हुआ है वह भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन अर्थात NTRO के संयुक्त प्रयासों से किया गया है और इसके भारतीय नेवी में शामिल होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत की सामुद्रिक शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, जहाज है, जो दुश्मन के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ध्रुव। आज के एपिसोड का 13वां प्रश्न खेल से संबंधित है। वर्ष 2021 के अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस अमेरिकी ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द लास्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस US ओपन ऑफ द ईयर 2021? आपके ऑप्शंस हैं ए में लीला फर्नांडिस, बी में इम्मा रादुकानु, सी में सेरेना विलियम और डी में नाओमी ओसाका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी ओपन साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। इसके पहले 3 अन्य जो ग्रैंड स्लैम आयोजित किए गए उनके विजेता के नाम भी आपको जानने हैं। पुरुष और महिला एकल खिताब के विजेता खास करके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए चारों ग्रैंड स्लैम के पुरुष और महिला विजेता के नाम और उनके वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, यह आपके लिए जानना जरूरी है और साथ ही उन्होंने किस खिलाड़ी को हराकर यह टाइटल जीता है। तो हाल में जो अमेरिकी ओपन ग्रैंड स्लैम संपन्न हुआ टेनिस प्रतियोगिता, उसकी महिला विजेता हैं इम्मा रादुकानु। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इन्होंने फाइनल मैच में कनाडा के लीला फर्नांडिस को पराजित करके अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और ये इम्मा रादुकानु ब्रिटेन से संबंध रखती हैं, ब्रिटेन की खिलाड़ी हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इस अमेरिकी ओपन के पुरुष एकल खिताब के विजेता इस बार डेनियल मेदवेदेव रहे और उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को पराजित कर दिया। आज के एपिसोड का 14वां प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में एक स्वर्ण सहित कुल 2 पदक जीते? विच इंडियन प्लेयर वन ए टोटल ऑफ 2 मेडल्स इंक्लूडिंग 1 गोल्ड इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020? आपके ऑप्शंस हैं ए में कृष्णा नागर, बी में योगेश कथुनिया, सी में ये एल यथिराज और डी में अवनी लेखरा। तो हालांकि ये जितने भी खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये इन सभी खिलाड़ियों ने पदक जीता है, परंतु अवनी लेखरा जो ऑप्शन डी में है उन्होंने एक स्वर्ण पदक के साथ ही एक कांस्य पदक भी जीता और उन्होंने 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 2 पदक जीते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंध वैसे शूटिंग से संबंधित है। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020? यह कथन के और सत्य असत्य के रूप में यह प्रश्न है। 2 कथन दिए गए हैं और दोनों के संबंध में आपको अपना मंतव्य के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। कथन 1 है, भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 24वां स्थान हासिल किया। इंडिया फिनिश्ड 24th पोजीशन इन द मेडल टैली विथ ए टोटल ऑफ 19 मेडल्स इंक्लूडिंग 5 गोल्ड। कथन 2 है, 96 स्वर्ण सहित कुल 207 पदकों के साथ चीन ने पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। चाइना हैज़ टॉप्स इन मेडल टैली विथ 207 मेडल्स इंक्लूडिंग 96 गोल्ड। तो इन दोनों कथनों पर विचार करने के उपरांत आप अपने प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन ए में है कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। कथन बी में कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। कथन सी में कथन 1 सत्य है परंतु 2 असत्य और ऑप्शन डी में कथन 2 सत्य है परंतु 1 असत्य।
तो जैसा कि आप जानते होंगे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 19 पदक प्राप्त करके 24वां स्थान प्राप्त किया था। चीन ने 96 स्वर्ण पदक सहित कुल 207 पदकों के साथ पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से ये दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो इस प्रकार आज का ये एपिसोड समाप्त हुआ।